Welcome to NAS Success Point. In this chapter, we will do study of the human geography, nature and scope. ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। क्लास 11th में आप लोगों ने ऑलरेडी ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन जो कि चैप्टर फर्स्ट था फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का, उसमें आप लोगों ने काफ़ी चीज़ों को पढ़ा। आप लोगों को याद होगा कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसका नेचर कैसा है। साथ में आप लोगों ने देखा कि इम्पोर्टेंट ब्रांचेस कौन कौन से हैं, इट मीन्स बॉडी ऑफ ज्योग्राफी। साथ में आप लोगों को याद होगा कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसकी विद मदर डिसिप्लिन जो बॉडी है ज्योग्राफी, उसके साथ कैसा रिलेशन है। तो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ये फील्ड ऑफ स्टडी जो कि इंटरेक्टिव, इम्पीरियल और प्रैक्टिकल वे में है। साथ में जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, इवेंट है, कोई भी फिनोमेना है, वो स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग डिफर, मतलब उसमें चेंजेस होते हैं। तो उसकी एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी ज्योग्राफी है। आप अर्थ को किस तरीके से देखते हो? क्या आप लोगों ने रियलाइज़ किया कभी कि अर्थ के जो टू मेजर कंपोनेंट हैं, नेचर जिसको हम फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा लाइफ फॉर्म्स जिसमें इट मीन्स ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड होता है, ये दोनों कंपोनेंट हैं। आप इनकी लिस्ट भी बना सकते हो, जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट में लैंड, सॉइल, वाटर, एयर आता है। लाइफ फॉर्म्स में वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग ने अपनी आराम के लिए बनाया है, जैसे कि ब्रिज, रोड, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लाइक दैट। ऐसे ही जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट की। और ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी होती है, रिलेशनशिप है बिटवीन फिजिकल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड का। इट मीन्स ह्यूमन और फिजिकल मतलब नेचर, इन दोनों के बीच में का जो रिलेशन है उसकी स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी है। और उसको हम जो कि स्पेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह में जितने भी डिफरेंसेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, चाहे वो मिनरल्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। साथ में कई सारी ह्यूमन फिनोमेना एंड हाउ दे कम अबाउट द सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट मीन्स कि वर्ल्ड में जितनी भी अलग अलग जगह हैं वहाँ अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिकल और सोशल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उसकी स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग करते हैं, और उसकी वजह से ह्यूमन की लाइफ किस तरीके से अफेक्टेड होती है, क्योंकि वहाँ डिफरेंट काइंड्स का नेचर होगा, एनवायरनमेंट होगा, और वहाँ किस तरीके के किस क्वांटिटी में और कहाँ कहाँ लोग रहते होंगे, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ भी वहाँ कंडक्ट करते होंगे। तो आप लोग पहले से ही अवेयर हो कि जो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन में हम लोगों ने समझा था कि अर्थ होम है किसका, ह्यूमन बीइंग का। और जहाँ पर कई सारे जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं नेचर और ह्यूमन की। तो आप लोग रियलाइज़ कर सकते हो कि जो ज्योग्राफी है वहाँ पर एक डिबेट का टॉपिक है कि इसमें दो तरीके की इसमें आइडियाज़ आ रहे हैं जिनको हम डुअलिज्म कहते हैं। और उसमें क्या माना जाए कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन उसको लॉ मेकिंग माना जाए, जिसको हम नॉमेथेटिक या थियोराइजिंग कहते हैं, या डिस्क्रिप्टिव वे में लिया जाए उसको, या फिर ये जो ज्योग्राफी है ये सब्जेक्ट मैटर है और इसके लिए एक ऑर्गेनाइज वे में जो भी अप्रोचेज होती हैं उनको रीजनल और सिस्टमेटिक वे में उनको ऑर्गेनाइज किया जाए। इट मीन्स ये एक तरीके का डिबेट कि आखिर ज्योग्राफी को क्या माना जाए और उसमें क्या किया जाए। और हम अगर बात करें कि ज्योग्राफिकल जो फिनोमेना है, वो ज्योग्राफिकल फिनोमेना जो भी जितने प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं उनके बिहाफ पर उसको सही माना जाए,
या फिर जो हिस्टोरिकल जो चीज़ें पुराने समय से जो चीज़ें चली आ रही हैं जिनको लोग सुनते हुए आ रहे हैं, उस अप्रोच को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए। तो इस तरीके के कुछ इंटेलेक्चुअल्स इश्यूज हैं जिनके ऊपर फाइनली अगर हम बात करें तो देखते हैं कि डाइटोनॉमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन इज़ नॉट अ वेरी वैलिड। कि इस तरीके के जो विचार हैं जो इसमें हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन और जो फिजिकल इट मीन्स नेचर है, इन दोनों को हम किसी एक को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों ही एक ऐसे हैं जो कि इनसेपरेबल हैं। इनसेपरेबल एलिमेंट का मतलब कि जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक, इसका मतलब इन दोनों को ही मानना पड़ेगा, फिजिकल और ह्यूमन को। और इसीलिए अगर हम पढ़ेंगे कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो फिजिकल ही हैं जिन जो कि ह्यूमन नहीं है, फिजिकल हैं, और वहाँ मेटामॉर्फ उनका किया गया है, मानवीकरण किया गया है कई नेचुरल चीज़ों का। जैसे कि मैं बात करूँ कि हम लोगों ने शब्द सुना होगा कि फेस ऑफ द अर्थ। क्या अर्थ का भी कोई फेस है? लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं फेस ऑफ द अर्थ। आई ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की भी कोई आँख है। माउथ ऑफ द रिवर, रिवर का माउथ। स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर, ग्लेशियर की नोज़। नेक ऑफ द इस्थमस, जैसे पनामा इस्थमस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है, तो उसकी भी कोई गर्दन या नेक है। एंड प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। सिमिलरली ऐसे ही कई सारे जो रीजन हैं, विलेज हैं, टाउन हैं, इनको भी एक ऑर्गेनिज्म वे में डिस्क्राइब किया गया है। एक जर्मन जियोग्राफर थे, उन्होंने स्टेट और कंट्री को लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में डिस्क्राइब किया है। ऐसे ही जो रोड का जो नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ द रोड, रेलवे और वाटरवेज, इनको आर्टरीज ऑफ द सर्कुलेशन कहा गया है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो आर्टरीज होती है उनका वर्क होता है ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करना, ऐसे ही इंसानों को सर्कुलेट करने के लिए नेटवर्क ऑफ रोड और रेलवेज और वाटरवेज होता है, तो उनको भी एक इंसानी रूप दिया गया है। आप भी ऐसी कई सारे और भी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में और डिफरेंट एरियाज़ में अलग अलग मिलती हैं। तो यहाँ हम एक बात करते हैं कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, उस ज्योग्राफी सब्जेक्ट में कुछ जोग्राफर्स हैं, उन लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी की कुछ डेफिनेशंस को दिया है। तो उन्हीं में से सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेड जेल। रेड जेल ने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। कि ये एक स्टडी है जिसमें हम रिलेशन देखते हैं ह्यूमन सोसाइटी का, इट मीन्स ह्यूमन जो समुदाय होता है उसका अर्थ सरफेस के साथ, ये कहा रेड जेल ने। वहीं एलन सी सैम्पल कहती है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी है चेंजिंग रिलेशन, जो बदलते हुए जो रिलेशनशिप होते हैं किस किस के बीच में, अनरेस्टिंग मैन, क्योंकि इंसान भी कभी शांत नहीं बैठता, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। और अर्थ भी स्टेबल नहीं है, उसमें भी रोटेशन रिवॉल्यूशन है, उसमें भी कई सारे फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। कभी बारिश हो रही है, कभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, डिफरेंट सीजन्स, तो उनके बीच की स्टडी है। वहीं पाओ विडाल डी लाप्लास कहते हैं कि कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉ governing our earth and of the relation between the living being which inhabit it। इनके अकॉर्डिंग कि जो अर्थ है, ये अर्थ फिजिकल लॉज जो कि नेचुरल हैं उनके अकॉर्डिंग जो चल रही है उसके, और साथ में ही ह्यूमन बीइंग ने हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लिया है, जहाँ हर जगह अपने घर बना लिए हैं, उनके बीच की स्टडी है, ये कहते हैं पाओ विडाल डी ब्लास। और ह्यूमन ज्योग्राफी अगर हम फाइनली देखें तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक्चुअली जो स्टडी है वो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ और ह्यूमन बीइंग की है। अर्थ का मतलब नेचर, नेचर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीड क्या है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, जिनको किसने क्रिएट किया है, ह्यूमन बीइंग ने। और कैसे, म्यूचुअल इंटरेक्शन के द्वारा ज़्यादा
गर्मी है तो एसी ऑन कर लिया, मधुर और ताज़ा हवा चल रही है तो उसका आनंद ले रहे हैं। तो क्लास 11th में आप लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी थी, तो उसमें आपने काफ़ी चीज़ों को पढ़ा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचुरल हैं, जैसे कि सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, लैंड फॉर्म्स, और वहीं कई सारी डाइवर्सिटीज भी फ्लोरा एंड फौना में देखने को मिलती है। कई सारी ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड चीज़ें हैं जिनमें हम देखते हैं विलेज, सिटीज़, रोड, रेल नेटवर्क, इंडस्ट्रीज, फार्म, पोर्ट्स, लाइक दैट, ब्रिज और ये सब। ह्यूमन बीइंग विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी उसने अपने अंदर अपना उस चेंजेस लाए हैं और जिससे वो सर्वाइव कर पा रहा है और अपनी लाइफ को काफ़ी कंफर्ट बना लिया है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग जो इंटरेक्ट करता है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से। इसमें ये ज़्यादा महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो ह्यूमन बीइंग किन चीज़ को प्रोड्यूस और क्रिएट कर रहा है, बल्कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन बीइंग किस टूल्स और टेक्निक की सहायता से इनको प्रोड्यूस और क्रिएट कर रहा है। टेक्नोलॉजी इंडिकेट करती है लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को, कि उस सोसाइटी का किस डेवलपमेंट का क्या लेवल है। ह्यूमन बीइंग जो है एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर द डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ। जब तक वो नेचुरल लॉ को या नेचर को ठीक से समझ नहीं पाएगा तब तक वो टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है तो कहीं ना कहीं उन्होंने नेचर को जाना तभी। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले उसने फ्रिक्शन और हीट की हेल्प से डिस्कवर की फायर। जब फ्रिक्शन हुआ तो उससे चिंगारी निकली और उस चिंगारी से ही आग जो है वो डिस्कवर हुई। ऐसे ही हम बात करेंगे डीएनए। डीएनए आप लोग जानते ही हो, डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो होता है, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जिसमें हम लोग बात करते हैं कि जेनेटिक चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में पता करके हम कई सारी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। ऐसे ही एयर के जो वॉल्यूम है, स्पीड को जान करके कई सारे फास्ट जो चलने वाले प्लेन हैं उनको डेवलप किया गया है। तो इस तरीके से नेचर ने हेल्प की है क्रिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से ही इंसान वर्स्ट कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाता है। लेकिन वहीं हम बात करेंगे कि जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, अर्ली पीरियड ऑफ द ह्यूमन लाइफ, जिसमें ह्यूमन पूरी तरीके से डिपेंड था नेचर के ऊपर और वो नेचर की पूरी तरीके से सुनता था, जैसा भी नेचर उससे कहती थी। कहने का मतलब जो भी नेचर में हो रहा है वो उसको सहन करना पड़ता था। बारिश हो रही है तो उसको भीगना पड़ता था, धूप तेज पड़ रही है तो उसको भी सहना पड़ता था, और उसी एनवायरनमेंट में वो पलता था, बड़ा होता था और मर भी जाता था। और उस समय प्रिमिटिव टाइप जो लाइफ थी उन लोगों की, एक जगह से दूसरी जगह जाना और उसी एनवायरनमेंट में रहना, इसी थ्योरी को कहा गया है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जिसमें एनवायरनमेंट डिसाइड करती है कि ह्यूमन की लाइफ कैसी होगी। जिसमें टेक्नोलॉजी का लेवल काफ़ी कम होता है, इट मीन्स लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, और ह्यूमन जो है वो लिसन टू नेचर एंड वॉज एफ्रेड टू इट्स फ्यूरी एंड वर्शिप्ड इट। ईश्वर की पूजा हम लोग करते हैं और उस समय लोग प्रकृति की पूजा करते थे, इट मीन्स नेचर की। तो यहाँ हम एक स्टोरी है उस स्टोरी से भी समझ सकते हैं कि जिसमें द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है। इसमें एक लड़का है जिसका नाम है बैंदा। वो एक ऐसे जंगल में रहता है, ये जंगल है अबूझमाद जगह है, अबूझमाद, जो कि सेंट्रल इंडिया में लाई करती है। और यहाँ पर जो जिस एरिया में ये रहता है तो
वहाँ लगभग 3 हट से 3 झोपड़ियाँ हैं, और वहाँ पर जो जानवर हम जिनको गाँवों में देखते हैं, डॉग और ऐसे दूसरे, तो वो भी यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। और यहाँ की जो लाइफ है पूरी एक तरीके से चारों तरफ जंगल ही हैं। ठीक। तो ये जो बेहदा नाम का बालक है, ये जंगल में जाता है, जिसमें उसने उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और उसने लुंगी पहनी हुई होती है, लॉइन क्लोथ्स। और उस एक तरीके से स्लोली स्लोली जाता है और सर्वे ऑफ पेंडा फॉरेस्ट, पेंडा फॉरेस्ट है वहाँ पर जा कर के देखता है पूरा सर्वे करने के लिए कि, क्योंकि उस समय प्रिमिटिव टाइप ऑफ फार्मिंग की जाती है जिसमें एक जगह से दूसरी जगह खेती करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जहाँ प्लांट्स होते हैं उन प्लांटों को काट करके वो जला देते हैं, और फिर उसकी जो एसिड होती हैं वो एसिड उस एरिया को काफ़ी फर्टाइल बना देती हैं और वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही वो भी वहाँ करने के लिए कोशिश कर रहा है। बैंदा और उसका जो फ्रेंड है वो ऐसी एक जगह पहुँचते हैं, तो वो सारी उन सब चीज़ों को देखते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ देखता है कि वहाँ कुछ प्लांट्स हैं, जो ये प्लांट्स महुआ, प्लास और साल ट्री के। तो उनको देख करके उसको फील होता है कि ये प्लांट्स तो जिनको वो बचपन से ही देखता हुआ आया है, अब उनकी उन प्लांट्स ने उसकी रक्षा की है, उसको काफ़ी हेल्प की है, इट मीन्स। तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति काफ़ी उसके अंदर काफ़ी फीलिंग्स होती हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स। और उसमें फिर वो देखता है कि कई जब वो आगे जाता है तो और वहाँ पानी पीने के लिए झुकता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है कि ही रिमेंबर टू थैंक लोई लुंगी, द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट, फॉर अलाउइंग हिम टू क्वेंस हिज थर्स्ट। थैंक्स कहता है उस नेचर की आत्मा को कि मुझे वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं, मैं पानी पीने के लिए झुक रहा हूँ। तो प्रकृति ही उसको सारी चीज़ें वो जीने के लिए दे रही है, तो इसलिए वो प्रकृति का थैंक्स करता है। और वो वहाँ पर कुछ गजारा और कुचला को कलेक्ट करता ही। ऐसी कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं जो कि मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जड़ी बूटियाँ जिनको हम कहते हैं, जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। और ये इस होप में कि जब भी कोई फेयर लगता है, ट्रैवल फेयर्स लगता है, तो उनको बेच करके उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ को वो ले लेगा, तो इसलिए वो उनको कलेक्ट कर रहा है। तभी वो वहाँ जब वहाँ होता है तो अचानक से वहाँ कुछ आवाज़ आती है, और उन वो समझ जाते हैं कि कोई बाहर से लोग आए हैं उन्हें पकड़ने के लिए। तो एकदम से वो उस जंगल में खो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देते जो बाहर से आए थे, क्योंकि वो वहाँ उस नेचर में रहते हैं तो उनको पूरी जानकारी होती है, और वो उन्हें प्रोटेक्शन भी दे रही है और कई सारी हेल्प भी कर रही है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से उस बच्चे और उसका जो फ्रेंड है वो दोनों ही उस लाइफ में एडजस्ट हो चुके हैं, और वहाँ हमें सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि नेचर पूरी तरीके से उनको कंट्रोल किए हुए, और वो उस नेचर की पूजा भी कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये डायरेक्ट रिलेशनशिप था ह्यूमन बीइंग का और नेचर का। आगे देखते हैं इस चैप्टर में हम कि ये जो सोसाइटी है वहाँ की, जैसे हमने देखा कि जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ और हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस फिज़िकल एनवायरनमेंट को उन्होंने जो एक नाम दिया है, माँ का नाम दिया है कि ये जो प्रकृति को एक माँ माना है, मदर। अब धीरे धीरे जब लोग समझने लगे प्रकृति को, नेचर को, और अब उनको लगने लगा कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, और उन्होंने कई सारे चेंजेस करना, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट करना शुरू किया। क्यों? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बेटर, और काफ़ी लाइफ उनकी कंफर्ट हो जाए, जिसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी की हेल्प ली, और जिसमें फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी और स्टेट ऑफ फ्रीडम, इट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं। और जिसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ हम बात करेंगे, एक थ्योरी है जो कि पॉसिबलिज्म है। उसमें क्या है कि नेचर के ऊपर ह्यूमन बीइंग ने अपना कंट्रोल किया कि वो कुछ भी चीज़ें कर सकता है जैसा वो चाहता है, हर वर्स्ट कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। ऐसे ही हमें एक एग्जाम्पल देखने को भी मिलेगा,
उसने वो सारी चीज़ें फॉर्म की, क्रिएट की, चाहे वो हेल्थ रिसोर्ट हैं जो कि हाईलैंड्स पर देखने को मिलते हैं, फील्ड्स हैं, पेस्चरलैंड्स, और ऐसे ही कई सारे पोस्ट हैं, पोर्ट, कोस्ट, ओशनिक रूट्स, ओशनिक सरफेस, सैटेलाइट, ये सारी चीज़ें जो कि इंसान ने फॉर्म किए हैं, और इस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को काफ़ी कंफर्ट बना लिया है। जहाँ लोग रह नहीं सकते ऐसी जगह भी इंसान हर जगह रह रहा है, चाहे वो वाटर हो। अब तो हम पानी के अंदर भी देखते हैं कि कई सारे रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी जाती है। माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, आइलैंड, कोस्टल, हर जगह इंसान जो है उसने अपने लिए रहने लायक परिस्थितियाँ बना ली हैं। तो यहाँ एक स्टोरी है जो कि स्टोरी रिलेटेड है ऐसे ही एक पॉसिबलिज्म से, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक लेडी है जिसका नाम है कैरी। सर्दियों में भी वो क्या है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है, और इसकी वजह से दिन का पता ही नहीं चलता और काफ़ी महीनों तक ऐसी स्थिति रहती है। और जब वो सर्दियों के टाइम में भी अपने घर से ऑफिस जाती है, जो उसकी कार के टायर हैं वो टायर ऐसे हैं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, और लाइट जला लेती है, काफ़ी हैवी लाइट, जो कि सुबह 8 बजे जाती है। 8 बजे के टाइम भी वहाँ काफ़ी अंधेरा होता है मॉर्निंग में, तो वो अच्छे टायर और हैवी लाइट की वजह से इजीली वहाँ पहुँच जाती है। और जहाँ उसका वो ऑफिस है वो पूरा कवर्ड है विद अ ग्लास डोम, पूरा ग्लास का एक ऊपर से कवर्ड एरिया है, और उसके अंदर वो लोग जो हैं 23 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस मेंटेन करते हुए कंफर्ट लाइफ वो जीते हैं। और वहीं आर्टिफिशियल कुछ चीज़ें जो कि हर सीज़न में हर कहीं नहीं मिलती, ऐसी चीज़ें भी कुछ प्लांट्स उसने अपनी टेबल पे रखे हुए हैं। और वहीं वो इजीली अपने जो कलीग से या फिर जिनसे भी वो वहाँ से बैठ कर के वर्क कर रही है, और नेटवर्क के द्वारा दिल्ली में बैठे हुए लोगों से भी बात कर रही है। वहीं शाम के टाइम जब फ्लाइट से लंदन आती है, और शाम का कोई भी प्रोग्राम अपने घर पे इजीली देख लेती है, फेवरेट टेलीविज़न सीरियल को। तो ये जो कैरी है 58 ईयर ओल्ड होने पर भी ये, अगर मैं कहूँ कि 30 ईयर ओल्ड कोई भी व्यक्ति है उससे भी ज़्यादा यंग दिख रही है। क्यों? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी और वो सारी फैसिलिटीज़ उसको मिल पा रही हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके से ये जो लाइफ है, नेचर को उन्होंने अपने वश में किया और नेचर में चेंज किया, और हर सर्कमस्टेंस में सरवाइव कर रही हैं। तो ये थ्योरी थी पॉसिबलिज्म। लेकिन वहीं ग्रिफिथ टेलर एक जोग्राफर हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक अनदर कंसेप्ट। ये अनदर कंसेप्ट रिफ्लेक्ट कर रहा था एक मिडिल पाथ को, कि वास्तविकता रियलिटी क्या है। रियलिटी जिसमें फर्स्ट जो हमने देखा था, जिसमें एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जो कि नेचर ही सब कुछ होता है, और दूसरे में हमने देखा कि इंसान सब कुछ है, वो चेंज कर सकता है। ये दोनों ही रियली में देखने को नहीं मिलती हैं। जो मध्यम मार्ग, इट मीन्स मिडिल पाथ है, वो ये है कि ये दोनों ही अपनी अपनी जगह और टाइम टू टाइम एक दूसरे के को कंट्रोल करती हैं। तो इसी वे में उन्होंने एक जो थी इंट्रोड्यूस किया एक कंसेप्ट जिसका नाम था नियो डिटर्मिनिज्म, और इसका मतलब होता है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और बढ़ो। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब ट्रैफिक होता है और वहाँ ट्रैफिक के जो सिग्नल होते हैं उसमें लाइट होती हैं ग्रीन, रेड और येलो, तो ग्रीन जो रेड होती है वो कहती है रुको, और ग्रीन कहती है, और जो येलो होती है वो इंडिकेट करती है कि टू रेडी, रेडी रहो, और ग्रीन आगे बढ़ने के लिए कहती है। ठीक ऐसे ही जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को देखते हुए इंसान को बिहेव करना चाहिए, और करता भी है। तो ये जो बीच का जो मिडिल पाथ थ्योरी थी न्यू डिटर्मिनिज्म, इसमें कहा गया कि कुछ चेंजेस इंसान जो है ह्यूमन बीइंग नेचर में करता है, और नेचर भी कहीं ना कहीं ह्यूमन की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो इस थ्योरी में न्यू डिटर्मिनिज्म में जो कि ग्रिफिथ टेलर ने दी, उसमें ये चीज़ें हैं। क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब ह्यूमन बीइंग
जैसे अभी हमने एक कैरी वाला एग्जाम्पल भी लिया था। और वहीं जैसे कि एट प्रेजेंट अगर हम बात करें कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर टाइप का आता है, फ्लड आ जाता है, बहुत हैवी रेन आ जाती है, तो उस समय सारे नेटवर्क काम करना बंद कर देते हैं और वो ग्लास का डोम भी टूट सकता है जब नेचर बहुत ज़्यादा हावी हो जाए तो। और ऐसे ही ये चेंज तो इंसान कर ही रहा है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कई बार आर्टिफिशियल रेन भी कराई जा सकती है। जैसे एक बार चाइना के बीजिंग में आर्टिफिशियल रेन करा दी। तो कहीं ना कहीं दोनों जो हैं, कोई सिंगल मेथड काम नहीं कर सकता, बल्कि न्यू डिटर्मिनिज्म वर्क करता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा कई सारी ऐसी चीज़ें प्रभावित हुई हैं, एनवायरनमेंट काफ़ी को कष्ट हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि इंसान के द्वारा की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से हमारा जो ग्रीन हाउस है उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। ओजोन लेयर डिप्लेशन हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग, रेसिडिंग ग्लेशियर्स और डिग्रेडिंग लैंड्स, इतनी सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट वो क्रिएट हुई हैं।